हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग रक्त यानी ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रक्त यानी कि ब्लड। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है एवं इसका पीएच मान 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। मेल में की अगर हम बात करें तो मेल में 506 लीटर रक्त होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर आपको ब्लड होता है। रक्त के अध्ययन को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं, यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्त जो है यह रक्त दाब को मापा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 120/80 होता है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण जो होता है आपको अस्थि मज्जा में होता है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है, यानी बच्चा के जो रहते हैं उसके ब्लड जो बनते हैं वो यकृत में बनते हैं। लेकिन अगर वयस्क हो जाता है मानव तो उसका रक्त जो है आपको अस्थि मज्जा में बनता है। अब आइए हम लोग रक्त का संगठन देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो होता है रक्त में वो 55% होता है। रुधिरानी यानी रक्त कणिकाएँ 45% होती है। प्लाज्मा में जल आपको 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% और अन्य चीज़ जो होता है वह 2% होते हैं। अब रुधिरानी यानी रक्त कणिका की बात करें तो लाल रक्त कणिकाएँ जिसको आरबीसी कहते हैं हम लोग, श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी कहते हैं और रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट्स कहा जाता है। अब आइए प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा जो है रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जो होता है जल होता है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा में जल 90%, ग्लूकोज प्लस खनिज लवण मिलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं उसमें थ्रोम्बिन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं, फाइब्रिनिन होते हैं और फाइब्रिनोजेन होते हैं। प्लाज्मा का कार्य। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। रक्त का थक्का जमाने में प्लाज्मा सहायक होता है और ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। ये प्लाज्मा के कार्य हैं। अब आइए हम लोग रक्त के अंतर्गत सीरम का अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ सीरम कहलाता है। ये ब्लड क्लॉट हैं और जब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हटा देते हैं तो यह आपको सीरम प्राप्त होता है। अब आइए हम लोग रुधिराणु के बारे में देखते हैं, यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में। यह रक्त का 45% भाग होता है रुधिराणु। इसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है लाल रक्तकण जिसको आरबीसी कहा जाता है। दूसरा होता है श्वेत रक्तकण जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है और तीसरा होता है रक्त बिंबाणु जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। अब देखिए लाल रुधिर कणिकाएँ जिसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल यानी आरबीसी कहा जाता है, उसके बारे में हम वैज्ञानिक नाम देखिए, इसका है इरिथ्रोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। इसका निर्माण जो होता है वयस्क आदमी में अस्थि मज्जा में होता है, भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो आपको 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और इसकी मृत्यु जो होती है प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। अब आइए हम लोग आरबीसी के कार्य को देखते हैं। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। महिला में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर यह होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन में, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो यह आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, आपको लाल होता है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है जिसको हीमेटिन और ग्लोबिन कहते हैं। लाल रुधिर कणिका जो होती है यह आपको खराब हुई आरबीसी प्लीहा यानी स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं प्लीहा को। वैसे ब्लड बैंक अगर हम कहें तो उस ब्लड बैंक कहते हैं आरबीसी को।
इसी की कब्र आपको ग्रेव यार्ड को कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेव यार्ड में जाकर नष्ट हो जाती है। आरबीसी में आपको केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद है, ऊँट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो आपको पूछेगा अपवाद स्वरूप किस जीव में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊँट और लामा प्रजाति में जो है आपको केंद्रक पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहले को हीमेटिन कहते हैं, दूसरे को ग्लोबिन कहते हैं। हीमेटिन में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ग्लोबिन जो होता है यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन एवं CO2 को शरीर के विभिन्न अंग भागों तक ले जाने का कार्य करता है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी जो होती है वो देखिए, कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त होता है क्योंकि इसमें हेमोलिम्फ पाया जाता है। ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है क्योंकि इसमें हेमोसाइनिन पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी जो होती है, रक्त में आरबीसी नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या देखिए घटना एनीमिया कहलाता है। अगर आरबीसी आपके शरीर में घट रहा है तो उसे एनीमिया कहते हैं। और यह लौह अयस्क यानी खून की कमी हो जाती है, एफी का कमी हो जाती है। बढ़ना, अगर आरबीसी की संख्या बढ़ रही है तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय पॉलीसाइथीमिया बढ़ जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी यानी थैलीसीमिया देखिए क्या होता है। बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता यानी खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही हो पाती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसे ही थैलेसीमिया कहते हैं। अब आइए हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं WBC के बारे में देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाएं का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु इसकी रक्त में ही हो जाती है। जीवन काल 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी संख्या स्वस्थ मनुष्य में 8000 से लेकर 10,000 के बीच होती है। इसका कार्य है हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा यह प्रदान करती है। यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर का रक्षक एवं रक्त का पुलिसमैन कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं को WBC 2 प्रकार की होती है। पहला होता है कणिका युक्त, दूसरा होता है अकणिका युक्त। कणिका युक्त में आपको सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में बेसोफिल्स पाया जाता है, उसके बाद ईसियोनोफिल्स पाया जाता है। जबकि अकणिका युक्त में आपको मोनोसाइट, सबसे बड़ी WBC है मोनोसाइट, और उसके बाद आपको लिम्फोसाइट पाया जाता है, सबसे छोटी WBC है। पूछेगा किस रक्त कणिकाएं का आकार निश्चित नहीं होता है, तो WBC और अमीबा का जो है आपको रक्त कणिका का आकार जो है निश्चित नहीं होता है, यह बदलते रहता है। अब देखिए कणिका युक्त में आपको WBC में न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती है, लगभग 65%। यह बाहर से आने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। बेसोफिल्स सबसे कम संख्या में होती है, यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है। बेसोफिल्स इओसिनियोफिल्स परजीवी यानी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करती है। त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। किसकी संख्या में? इओसोनोफिल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अकणिका युक्त में देखिए मोनोसाइट जो होती है सबसे बड़ी आकार की WBC होती है। मोनोसाइट का घाव भरने में यह मदद करती है। मोनोसाइट लिम्फोसाइट सबसे छोटी आकार की WBC होती है, यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट। अब आइए हम लोग रक्त बिंबाणु को देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। रक्त बिंबाणु का इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इनका जो कार्य है वह है आपको रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। प्लेटेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। समान व्यक्ति की प्लेटलेट 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है।
अब आइए हम लोग रक्त बिंबाणु से संबंधित जानकारी का अध्ययन करते हैं। पहला होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप से भी जाना जाता है और यह सबसे पहले हुआ था आपको ब्रिटेन की महारानी को हुआ था हीमोफीलिया। यह होता महिलाओं में है लेकिन इसका वाहक जो होते हैं वह पुरुष होते हैं। अब आ जाइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। रक्त का वह घटक रक्त वाहिका में इसके थक्के को बनाने से रोकता है, उसको हेपेरिन कहते हैं। सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेलेट्स संख्या में। जब रक्त का थक्का बनना, जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इसे ही रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनिजोन मिलकर फिब्रिन बनाते हैं और फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु मिलकर रक्त का थक्का आपको बनाते हैं। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त होता है आपको 5 से 6 लीटर। सोते वक्त मनुष्य का आरबीसीएस कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो अभी हम बताएं 5% कम हो जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आइए आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये होता है आपको प्लाज्मा 63% लगभग प्लाज्मा होता है। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पद्रव यानी प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।